स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पुनर्प्राप्ति की विधियाँ यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है या ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको हम दोबारा से पुनर्प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो ठोस अपशिष्ट से पुनर्प्राप्ति की 3 मुख्य विधियाँ हैं। पहली है पदार्थ पुनर्प्राप्ति, दूसरी रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्ति और तीसरी ऊर्जा अथवा ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। पदार्थ पुनर्प्राप्ति ठोस अपशिष्ट में से ठोस पदार्थ जैसे कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े मशीनों द्वारा या हाथों द्वारा अलग करके इन्हें गलाकर नई वस्तुएं बनाना पदार्थ पुनर्प्राप्ति कहलाता है। अनेक उद्योगों जैसे प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग आदि में अपशिष्ट से प्राप्त उपयोग कच्चे माल की तरह किया जाता है। ठोस अपशिष्ट के समापन में भी पदार्थ पुनर्प्राप्ति एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि अपशिष्ट से विभिन्न पदार्थ एकत्र करने के बाद इसके समापन की विधि का चयन करने में आसानी होती है। चित्र 5.15 में किसी मिश्रित ठोस अपशिष्ट से पदार्थ की पुनर्प्राप्ति दिखाई गई है। रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकवरी ऑफ कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की जैविक रूपांतरण से अन्य उत्पाद जैसे ज्वलनशील गैस, खाद आदि की प्राप्ति होती है। फिर है तीसरी ऊर्जा अथवा ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। ठोस अपशिष्ट में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनको जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। इस ऊष्मा का उपयोग उद्योगों में वस्तुओं को गलाए, पानी गर्म करने आदि में किया जा सकता है। रिपोर्ट है, इसको आप पढ़ लें। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा बोल सकते हैं। इसे व्यर्थ को ई वेस्ट कहा जाता है। वर्तमान एज कंप्यूटर एज है जिसमें सभी कार्य कंप्यूटर्स द्वारा संपन्न होते हैं, अतः घरों में कंप्यूटर से संबंधित सभी एसेसरीज मौजूद रहती हैं। इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण घर घर में व व्यवसाय में प्रचलित हैं। एक अनुमान के अनुसार एक कंप्यूटर सेट मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड व CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सहित लगभग 32 kg का वजन होता है। जब कंप्यूटर पूरी तरह आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं तब इन्हें डंप कर दिया जाता है। ये वास्ट एक ढेर पाइल का रूप हो जाता है जिसका रिसाइकिल किया जाता संभव नहीं है। ढेर से कंप्यूटर्स की चिप्स व अन्य छोटा मोटा सामान छांट लिया जाता है, बाकी बचा सब व्यर्थ कहलाता है। नई टेक्नोलॉजी के लगातार उन्नत विकास होने के कारण नई तकनीकी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नए बाजारों में आ रहे हैं। लिहाजा पुराने कंप्यूटर्स खराब होकर डिस्कार्डेड हो रहे हैं। IT कंपनियां नए उपकरणों का प्रयोग कर रही हैं और पुराने आइटम व्यर्थ हो रहे हैं। इन पुराने कबाड़ों का वास्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका निपटारा करना एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। हालांकि कुछ कंपनियां रिसाइकिलिंग का प्रस्ताव कर रही हैं, परंतु अब तक इस पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। हालात ऐसे ही रहे तो अन्य ठोस व्यर्थ के मुकाबले ई वेस्ट कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। घरेलू ठोस व्यर्थ में धूल, खाद्य व्यर्थ, पेपर, धातु, प्लास्टिक, कांच, चिथड़े, घास फूस, गत्ते, छिलके, चमड़ा और सिरेमिक आदि सम्मिलित होते हैं। संसार में 250 ग्राम से 1000 ग्राम तक का व्यर्थ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न होता है। इसका घनत्व 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक रहता है तथा इसका आयतन 0.5 लीटर से 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एग्जिट होता है। तो ये थोड़ा सा ई वेस्ट के बारे में था। नगरीय व्यर्थ को इंसिनरेशन करने पर वायु में सूक्ष्म जैविकों की उपस्थिति तालिका है। शहरी हवा में कुल सूक्ष्म जीवाणु, कॉलोनी या घन फुट हवा में शहरी हवा में 56, स्कूल कार्यालय में 95 और शहरी गलियों में 72, उद्योग में 133। एस्बेस्टस डस्ट की थ्रेशोल्ड सीमा। लीचेट रिफ्यूज ब्लॉक्स। जापान जैसे देशों में एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिससे ठोस व्यर्थ के 1 घन मीटर के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए 200 किलोग्राम पर सेमी
स्क्वायर दाब से ब्लॉक बनाकर उसे तारों की जाली से बांधा जाता है, जिससे इसका वजन 1.5 टन तक हो जाता है। इसके बाद इन्हें एस्फॉल्ट से बांधकर एक चट्टे स्टॉक में लगाकर मृदा की परत से ढक देते हैं, जो बाद में अपघटित होकर खाद बन जाते हैं। इसे लैंड फिलिंग में घरों घेरा जाता है। ब्लॉक बनाने से बने द्रव्य से मोम, ग्रीस, तेल व साबुन आदि बनाया जाता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 ठोस व्यर्थ प्रबंधन था, इसकी क्वेश्चन है, इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। चैप्टर नंबर 7 नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या है? ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को प्रिय ना लगे या हमारे सिर में दर्द करे, उसको हम शोर पॉल्यूशन कहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं या शोर प्रदूषण कहेंगे। हरेल के अनुसार क्या है? शोर एक ऐसी ना चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती बढ़ती है और कुछ औद्योगिक दशाओं में ये बहरेपन का कारण बनती है। जे टिफिन के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जो व्यक्तिगत तौर पर डिसएग्रीएबल है और व्यक्तिगत तौर पर ये साधारण कार्यों में बाधा डालती है। ये डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू पीपल्स। वाइटल्स के अनुसार क्या है? वाइटल्स के अनुसार शोर असुहावनी ना चाहने वाली ध्वनि है। अस्पताल और विद्यालयों के आसपास जोर से ध्वनि करना या शोर उत्पन्न करना मना है, ताकि संबंधित व्यक्ति शोर के बुरे प्रभाव से बच सकें। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि की आवश्यकता से अधिक होना या अवांछित ध्वनि शोर है। वैसे वातावरणीय कारकों का एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाना जो मानव एवं पदार्थों को नष्ट करता है, प्रदूषण कहलाता है। ये वातावरणीय कारक चाहे जल हो, ध्वनि हो, मृदा हो, जनसंख्या हो या हवा आदि। इसी प्रकार ध्वनि की तीव्रता एक इसका समय बढ़ जाना मानव के स्वास्थ्य पर, उसके क्रियाकलापों पर तथा मानसिक योग्यताओं पर बुरा प्रभाव डालती है, जिसको ध्वनि या शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, इन पर हम जरा बात करते हैं। तो देखिए, शोर प्रदूषण के स्रोत औद्योगिक है, यातायात है, सामुदायिक है यानी कम्युनिटी है, प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण है। शोर की इकाइयाँ, तो शोर की इकाई डेसिबल में हम इसको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, ठीक है। वेल 1 डेसिबल बराबर होता है 1/10 वेल, या इसको डेसिबल में भी क्या करते हैं? मापते हैं। साउंड लेवल इन डेसिबल इज इक्वल टू 20 log /10 px/p0, ठीक। जहाँ पर p ये दाब परिवर्तन p है, तो क्या हो जाएगा? जहाँ p0 का संदर्भ दाब मान 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। p0 ही थ्रेशोल्ड कहलाता है, जो वह न्यूनतम दाब है जिसको सामान्य व्यक्ति सुन सकता है। ये दबाव हवा में संपीड़न व विरलन के दबाव का अंतर है, जबकि p एक स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का दाबांतर है। शोर की मात्रा के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। देखिए 90 लेवल है, ये 8 आवर्स, 93 यानी कि अगर लेवल 93 है तो 4 घंटे तक हम डज टाइम लिमिट कर सकते हैं। 100 है तो 48 मिनट, 110 है तो 4 से 8 मिनट, और 120 है तो 28 से 8 सेकंड, और 130 है तो 2.88 सेकंड तक हम इसको सुन सकते हैं। मानव की कान की सीमा, तो मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की साउंड को सुन सकता है, परंतु ये सीमा उम्र तथा अन्य कारकों से कम भी हो सकती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को इंफ्रासाउंड या सबसोनिक साउंड भी कहते हैं। ये साउंड बड़े बड़े भवनों को तथा बड़े बड़े अवरोधों को भेद देती है, क्योंकि इस ध्वनि का तरंग दैर्घ्य लगभग 15 मीटर या इससे अधिक होता है। इस ध्वनि को उत्पन्न करने के स्रोत पावरफुल एयरक्राफ्ट इंजिन्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, थ्रेनोड्स, आइटेंस, स्टॉर्म्स तथा अन्य दूसरे मौसम संबंधित स्रोत हैं। इंफ्रासाउंड मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं।
तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम या सेंटीमीटर तक होती है। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ये किसी माध्यम के छोटे से भाग की आंतरिक सूचना देती हैं। मनुष्य के शरीर के किसी भाग को फोटोग्राफी या धातु के अंदर शरीर दरार आदि की सूचना इसी ध्वनि का प्रयोग कर प्राप्त की जाती है। उपरोक्त दोनों प्रकार की ध्वनियाँ मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। केवल 20 से 2000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि ही आम आदमी के कान की संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। 20,000 होगा ये, ठीक है। शोर की तीव्रता के अनुसार 0 डेसिबल की तीव्रता पर मनुष्य सुन सकता है। लगभग 25 डेसिबल पर शांति का वातावरण होता है। 80 डेसिबल पर मनुष्य में अस्वस्थता और बेचैनी उत्पन्न कर देती है। 130 से 140 डेसिबल पर पीड़ा तथा दर्द होता है। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता की तालिका निम्न है, तो आप इसे समझ सकते हैं। शोर प्रदूषण में के अंतर्गत देखिए स्रोत क्या क्या है और ध्वनि प्रबलता डेसिबल में अनुभव किया जाने वाला स्वर। गार्डन 30 होती है तो शांत मान लगता है। डिवेलिंग रूम एट मिडनाइट 32 मधुर लगता है। सॉफ्ट विस्पर एट 1 मीटर 35 होती है तो ये भी मधुर लगती है। रेसिडेंशियल एरिया विदाउट ट्रैफिक 40 सामान्य तेज होता है। ड्वेलिंग रूम ड्यूरिंग डे 45 होता है सामान्य तेज। इनसाइड स्मॉल शॉप 55 तेज। इनसाइड सुपरमार्केट 60 तेज। इनसाइड न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस रूम 85 शोरगुल। तो ये एक क्या है डेसिबल में है इतना, और जैसे जैसे डेसिबल की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे सुनने में क्या होने लगता है, वो एक कर्कश कानों में क्या होती है, दर्द पैदा करने लगती है, सिर में दर्द पैदा करने लगती है। तो ऐसी ध्वनि को हम शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर से प्रभाव क्या है? इफेक्ट ड्यू टू नॉइस। तो देखते हैं शोर के प्रभाव या शोर से प्रभाव। तो देखिए सतत शोर के कारण सुनने की क्षमता कम होती है तथा सिर में नियमित दर्द रहने लगता है। दूसरा है शोर की सीमा 90 डेसिबल से ऊपर होने पर त्वचा में अचानक उत्तेजना उत्पन्न होती है। स्टोमच की पेशियां संकीर्ण हो जाती हैं तथा मनुष्य के स्वभाव में उत्तेजना और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तीसरा सतत शोर के कारण अल्सर, हृदय रोग, उच्च रक्तदाब आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक शोर के कारण एड्रिनल हार्मोनों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। पांचवा क्या है? वाहनों से सड़कों आदि पर अत्यधिक शोर होने से सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। छठा है उच्च तीव्रता के शोर से भवनों की दीवारों एवं छतों पर दरारें आ जाती हैं। शोर से आत्मविश्वास, कार्यक्षमता कम हो जाती है तथा एकाग्र ध्यान नहीं रह पाता। मनोरंजन हेतु संप्रेषण कम्युनिकेशंस माध्यम असुविधा अनुरूप हो जाता है। शोर की अधिकता एयरपोर्ट्स के पास के कारण अनिद्रा का रोग लग जाता है जो अन्य रोगों को और बढ़ावा देती है। 10वां है अत्यधिक शोर रहने से स्पीच इंटरफेरेंस, भाषण देने में बाधा होती है। तो ये सब क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन है। यानी कि जो ध्वनि हमें पीछे से जब हम कभी खाली कमरे में बोलते हैं तो वो जो आवाज़ आती है उसको हम इको साउंड कहते हैं। ओके, प्रतिध्वनि की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो दीवारों पर अवशोषक लगा देने चाहिए, ध्वनि अवशोषक लगाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का मापन तो साउंड लेवल मीटर, वैसे तो हम इसको डेसिबल में ही मापते हैं। माइक्रोफोन, एटेन्यूएटर, इनपुट एम्पलीफायर, वेइंग नेटवर्क, आउटपुट एम्पलीफायर, इन सब हम क्या करते हैं? प्रदूषण का मापन करते हैं। कौन सी? ध्वनि प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण को वेल या डेसिबल में मापा जाता है। इसे मापने के लिए साधारणतः साउंड लेवल मीटर का प्रयोग किया जाता है जिसके विवरण निम्न है। ये इसके विवरण हो जाएंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ये सस्ता बनावट में मजबूत होता है। तो ये पीछे वाला वो है, ठीक है, साउंड लेवल मीटर है। ठीक, इसको हम इस प्रकार से मेजर करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आप देख लें। थैंक यू, जय हिंद।